फ्री इलेक्ट्रॉन तो सब जानते होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे फ्रीली मूव कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। ये अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ के लिए कम होता है, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कुछ के लिए ज्यादा होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर आई हुई वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सिलरेट करा देती है। क्या करती है, इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर आई हुई वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराती है। डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 ईवी, 1 ईवी को डिफाइन करो। तो 1 ईवी जब आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हो तो वो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर पाता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 ईवी कहते हैं। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में 2 ईवी डिफाइन करना तो 2 वोल्ट में। फोटो सेंसिटिव मेटल क्या होती है, तो ऐसी मेटल जो लाइट के गिरने पर, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कर देती है, ऐसी मेटल को या ऐसी सरफेस को हम फोटो सेंसिटिव मेटल कहते हैं। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका होता है, प्लैटिनम का। प्लैटिनम सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और सबसे कम एनर्जी किसके निकलती है आती है, सीजियम की। सीजियम को सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पर सरफेस को, सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मतलब सरफेस फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन क्या है, थर्मोनिक एमिशन वो होता है कि जब आप हीट देते हो तो सफिशिएंट अमाउंट की हीट इलेक्ट्रॉन के पास हो जाती है तो वो निकल जाता है, इसे कहते हैं थर्मोनिक एमिशन। ऐसी होता है फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि वो सरफेस से ही इलेक्ट्रॉन को उखाड़ देती है और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसे क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, सरफेस से टकराता है, तो सरफेस को अपनी एनर्जी सप्लाई कर देता है। जैसे उसको एनर्जी मिलती है जो वहां के इलेक्ट्रॉन से, तो उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो आपको बता दिया, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देखिए ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड का पोटेंशियल क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल पोटेंशियल, मतलब अपने हिसाब से हम इस पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं ना। और यहाँ पर आपका माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, ये फोटो करंट को शो करता है, फोटो करंट को। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ पे लाइट पड़ी, यूवी रेडिएशन पड़ी। यूवी रेडिएशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यूवी रेडिएशन काफी एनर्जेटिक बीम है। उसके गिरने पर सारी फोटो सेंसिटिव मेटल क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कैथोड से निकला और कहाँ पहुंचा, एनोड पर। सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, करंट आया। इसे हम क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फोटो करंट कहते हैं। यहाँ पर लिखा फोटो प्रोडक्शन ऑफ फोटो करंट, तो बता दिया मैंने। कैथोड पे लाइट गिरती है, कैथोड क्या है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, क्या है, यह मेटल है। जब उस पर लाइट गिरती है तो लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचते हैं, एनोड पे। सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर एक करंट आता है, इसे हम क्या कहते हैं भैया, फोटो करंट कहते हैं। क्योंकि ये करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है जो निकले हैं, जिनका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एमिशन हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए भैया, इसको जरा समझिएगा। पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की एनर्जी नहीं बढ़ती, क्या बढ़ता है, फोटोन की संख्या। क्या बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती, फोटोन की एनर्जी बढ़ती है। बस ये 2 चीज पता होनी चाहिए। एमिशन कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, या फोटोन की एनर्जी मेटल की सरफेस की वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो लाइट गिरी, ठीक है, फोटॉन्स गिरे सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स निकले। कहां से निकले, कैथोड से। कहां पहुंचे, एनोड पर। क्या आया, करंट आया। तो अब क्या है भैया, अगर मान लीजिए केस फर्स्ट,
जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या ज्यादा है, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन गिर कह रही है कम फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में कोई एमिशन, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा तो एनोड पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, जब एनोड पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, कोई एमिशन नहीं होगा। केस सेकंड, केस सेकंड कह रहा है भैया फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और चलेगा भी। अभी लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैथोड से एनोड में पहुंच रहा है, करंट आ रहा है। अब देखा हमने भैया कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, तो भैया इस वक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो फोटोन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, जब फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी, ये वो फोटोन है जिनके पास एनर्जी क्या काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ गई है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो कैथोड से एनोड पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और कैथोड से एनोड पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं अगर इंटेंसिटी और बढ़ा दूंगा तो फोटोन की संख्या यहाँ पे क्या होगी, और बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या भी क्या होगी, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो भैया करंट क्या होगा, इसका मतलब इंटेंसिटी का डायरेक्टली होता है कौन, फोटो करंट, ठीक है भैया, फोटो करंट डायरेक्टली इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, फोटो करंट के ऊपर एनोड के पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है, एनोड जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मैंने अगर एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया, क्या कर दिया, अगर एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दोगे तो जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती जो निकलते हैं कैथोड से, ठीक है, कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी कम है, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी कैथोड से निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे, एनोड पर, उनकी वजह से करंट आएगा, समझ गया। लेकिन जैसे ही मैंने एनोड पर क्या कर दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस एनोड के पोटेंशियल का पॉजिटिव पोटेंशियल को हम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल कहते हैं, क्यों, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स लगाएगा। मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल बोला ना, तो अगर मैं एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो नेगेटिव चार्ज है, तो उनको एनोड क्या करेगा, खींचेगा, इससे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसे एक्सेलरेटेड पोटेंशियल कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा देता है ना। तो जैसे एनोड पर मैंने क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो वैसी जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम थी, जो कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पा रहे थे, जो रास्ते में रहे थे वो भी पहुंच लेंगे, और यहाँ पे करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा और बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन भी पहुंच लेंगे जो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, थोड़ा और बढ़ाओगे तो सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन अब बढ़ाओगे तो अब करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, इसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, याद है नहीं याद है। तो ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, अगर आपको याद होगा थोड़ा भी, ये ग्राफ कुछ इस तरीके बनता था, पीछे की तरफ जो होता था वो नेगेटिव पोटेंशियल हुआ करता था, है ना, आगे की तरफ जो हुआ करता था वो पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ करता था, ये फोटो करंट है, क्या है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल भी नहीं अप्लाई करोगे ना, पोटेंशियल आपका जीरो रहेगा एनोड पे, फिर भी कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहुंचेंगे, ठीक है, कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो इसका मतलब जो आपका पोटेंशियल जीरो रहेगा एनोड पर, फिर भी कुछ ना कुछ करंट रहेगा, ये वो करंट है जो एनोड पर जीरो पोटेंशियल अप्लाई करने पे था, ये वाला करंट, लेकिन आपको पता है जब इसको पॉजिटिव करोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और बाद में क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, एनोड के पोटेंशियल को कम करोगे, सॉरी एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव करोगे, तो आपको पता है जो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी रफ्तार क्या होगी, कम होगी, रिपेल करेगा ना, तो वही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे जिनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा थी, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव करते जाओ, आप देखोगे संख्या लगातार इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम होती जाएगी, करंट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। एक ऐसी पोटेंशियल आएगा एनोड का नेगेटिव जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे नहीं पहुंच पाएगा, इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अगर आप देखा ना आपने ऐसे बनाया था मैंने, ये इस तरीके का, ठीक है। और अब देखिए समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल जो है, पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट करा रहा है, तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, ईवी के। ई क्या है,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या है, पोटेंशियल ऑन एनोड, एनोड का पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करा रहा है, इसलिए क्या भैया, भाई ये क्या कर रहा है यार, कौन है, हटाइए इसे, किसने किया है, दिव्यांश, हटा दी सर, चल ठीक है, ठीक है ठीक है, हटा दे अब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के, देखिए ये कैथोड था, ये एनोड था, यहाँ पर क्या किया आपने, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को इनने खींचा, तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, U इक्वल्स टू में VE, क्या आएगी, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, यानी काइनेटिक आई, तो क्या होगा, हाफ mv² के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, EV के, समझ गया। अच्छा, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो आपको पता भी है, अगर इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाएगी तो सबसे ज्यादा करंट कब आएगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में, फिर सबसे कम करंट कब आएगा, जब इंटेंसिटी आपकी सबसे कम रहेगी, ठीक है। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर हम एनोड के पोटेंशियल को लगातार पॉजिटिव करते जाए तो एक ऐसा कंडीशन आएगी जब करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, क्या कहते हैं इसे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपको वैसे ही पता भी है, 100 बार बता दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, जो निकल रहे हैं, जो फोटोन गिर रहे हैं कैथोड पर, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक रहेगी तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सॉरी कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब करंट आ जाएगा, ठीक है। देखो आपने इंटेंसिटी वही रखी है, इंटेंसिटी वही रखी है, ठीक है, लेकिन अब देखो एक ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ जरा देखिएगा, ये ग्राफ देखिए, ये क्या है, एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये क्या है, करंट है, फोटो करंट है, आपकी इंटेंसिटी सेम है, मतलब हर केस में आपके जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी संख्या क्या सेम, समझ गए, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, क्या है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। पहले केस में फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा थी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होगी भाई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन सरफेस पे पड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अब एनोड से कैथोड पर क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी से पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूं, देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये वो पॉइंट है जहां आपने एनोड पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उस वक्त इतना करंट आएगा ही आएगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसकी वजह से वो कैथोड से एनोड पर पहुंच ही रहे हैं, ठीक है। तो वो करंट कितना है, I नॉट है, क्या है ये, अगर आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे, क्योंकि सबकी इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, सबकी इंटेंसिटी से सॉरी सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सबकी क्या है, सेम है, तो हर केस में इलेक्ट्रॉन क्या निकले, देखिए मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, मतलब हर केस में इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कैथोड से, उनकी संख्या क्या है, फिक्स है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, सेम है। लेकिन पहले हम देखेंगे जो कम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जो कम फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो कम पहुंच पा रहे थे, वो कम पहुंच पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एनोड पे आ रहे थे उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती थी, निकलते तो थे लेकिन पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक, क्योंकि जो कम एनर्जी वाले थे उनको भी खींचने जाने लगा, ठीक है, तो बढ़ने लगा। ऐसी दूसरी फ्रीक्वेंसी वाले भी क्या होंगे, उनका करंट ऑलरेडी ज्यादा होगा, वो भी बढ़ेगा, तीसरी वाले भी, इंटेंसिटी वाले भी बढ़ेंगे, लेकिन हम देखेंगे तीनों की, आपको पता है इंटेंसिटी तो सेम ही है सबकी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सबके इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, पहले केस के भी जिसकी इंटेंसिटी कम है, क्या बोल रहा हूं, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम है, अबे यार क्या बोल रहा, ठीक है, इंटेंसिटी तीनों केस में क्या है, अलग अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग है, इंटेंसिटी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं फिक्स है, बस फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा, तो ये करंट है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये ठीक है, बहुत ऊपर बना दिया इस पॉइंट को, ये देखिए
ये करंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है एनोड का, और ये क्या, नेगेटिव पोटेंशियल है ना। अभी हमने क्या किया, इस पॉइंट पर है सारे के सारे, क्योंकि इंटेंसिटी क्या सबकी सेम है, तो जीरो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन का जो करंट आएगा वो लगभग वैसे नीचे रहेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी, उसके कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो इसलिए जीरो एनोड के पोटेंशियल पे वो नीचे रहेगा। जिसकी थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, उसका करंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि तीनों केस के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कैथोड से एनोड पर पहुंच रहे हैं, तो सब क्या होंगे, ऐसे क्या होगा, सैचुरेट रहेंगे एक पॉइंट पर, ऐसे करके। समझ गया, ये वो पॉइंट है, ये बता रहा है कि भैया जीरो एनोड के पोटेंशियल पर इस केस में, देखिए तीनों केस की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, लेकिन इस केस में आपका करंट ज्यादा आ रहा था, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा, तो यहाँ के ज्यादा, इस वाले केस के ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। जब आपका एनोड का पोटेंशियल क्या था, जीरो था, तो इस केस में जब फ्रीक्वेंसी आ रही थी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस केस की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इस केस की फ्रीक्वेंसी सबसे, किस केस की, अब फ्रीक्वेंसी तो ही नहीं यहाँ पे कहीं, ये तो करंट का फोटो करंट है और ये पोटेंशियल है, ठीक है। इंटेंसिटी तीनों की क्या है, सेम है, इसकी भी इंटेंसिटी सेम है, इसकी भी इंटेंसिटी सेम है, इसकी भी इंटेंसिटी सेम है, करंट सेम होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से जीरो पोटेंशियल पर भी करंट क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। यहाँ के ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ की इंटेंसिटी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा नंबर पहुंचेगा। यहाँ का करंट क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि यहाँ के कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी है ना। तो इसको रोकने के लिए अगर मान लो आप चाहते हो कि भी चलो एक काम करते हैं, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोका जाए, कैथोड से एनोड पे ना पहुंच पाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। अब इनको रोकने के लिए आपको ज्यादा नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, इनको रोकने के लिए थोड़ा कम, इसको रोकने के लिए और कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और बाकी अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो सब केस में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही निकल रहे हैं, बस कुछ पहुंच पा रहे, जिसमें ज्यादा पहुंच रहे थे उसमें ज्यादा करंट था, जिसमें कम पहुंच पा रहे थे इलेक्ट्रॉन कम करंट था। हाँ सुन तो ले, लेकिन जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो जो नहीं पहुंच, देखिए 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इस केस में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जीरो जीरो एनोड के पोटेंशियल पर, तो केवल 25 पहुंच पा रहे थे, बाकियों की एनर्जी कम थी, बीच में रास्ते में दम तोड़ रहे थे। इस केस में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन इस केस में 40 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन दम तोड़ दे रहे थे। अब मैंने क्या किया, एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। जब एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो इस केस के भी सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो, इस केस के भी 40 से अब 50 होंगे, इस केस के भी 30 से अब क्या होंगे, 50 होंगे, सब 50 पहुंच लेंगे, इसलिए करंट क्या होगा, सैचुरेशन फिक्स आता है, ठीक है। ये समझ गया, यही हो गया सैचुरेशन करंट आते थे, समझ गया, इस ग्राफ को ध्यान रखना। और जो ये इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, कौन रोक रहा है, एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल, इसे रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को लगातार ये क्या करता है, कम करता है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक उतनी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक जितनी बढ़ती जाएगी उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपका देखिए, देखो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी और ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और बढ़ाते जाओ तो और बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये देखिए स्लोप, अभी स्लोप के बारे में आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ए बी या सी, ठीक है ना। इसमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, ए बी या सी, टीना तेरा नाम है, मदद कर रही है टीना की। ए सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है, सबसे कम एनर्जी चाहिए उसको। अब बी सबसे, सी सबसे लेट में करेगा। अच्छा तीनों पे सेम अमाउंट की एनर्जी छोड़ रहा हूं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या एमिट कर रही है, तीनों इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ मैं कह रहा हूं कि तीनों केस में सेम एनर्जी छोड़ रहा हूं और तीनों केस में एमिशन हो रहा है, तो तीनों केस में सबसे ज्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन की रहेगी, ए की, बी की या सी की,
तो क्या देखो, इलेक्ट्रॉन दो काम करता है एनर्जी का। एक तो एक पार्ट का क्या करता है, निकलने में यूज करता है, दूसरा पार्ट चलने में यूज करता है। तो इसको निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो ये थोड़ी सी एनर्जी लेगा निकलने में, ज्यादा एनर्जी लेगा यूज करेगा चलने में। इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए निकलने में, तो ज्यादा एनर्जी लेगा चलने में, कम एनर्जी यूज करेगा चलने में। समझ गया? तो इस केस की काइनेटिक सबसे कम होगी और इस केस की काइनेटिक क्या होगी, सबसे। अच्छा, ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा मैं यहां से, क्योंकि कोई मटेरियल ऐसा नहीं होता जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, जीरो हो। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, इसलिए ग्राफ कभी जीरो से स्टार्ट होगा ही नहीं। ठीक है, टीजीएम की भी जीरो नहीं है। देखिए, फिर आ गया आपका लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बता रखा आपको मैंने। जो फोटो करंट होता है किसका डायरेक्टली होता है, इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो नो एमिशन, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो होगा एमिशन। और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, बड़ी जल्दी होता है, गिरा फोटोन निकला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकता है, एक फोटोन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल सकते। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है भैया, कि वेव थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी आती है किसकी फॉर्म में आती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। ठीक है, मेटल की सरफेस पे गिरती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस रेडिएशन को क्या करते हैं, लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी रहेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एम्पलीट्यूड रहेगा, और उतनी ज्यादा क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी रहेगी इसमें। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, और इंटेंसिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा अकॉर्डिंग टू वेव। लेकिन और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन में देखा गया भैया, इंटेंसिटी कुछ भी हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। तो पहला फेलियर ये था। दूसरा फेलियर है, वेव थ्योरी के हिसाब से कोई भी फ्रीक्वेंसी हो इंसिडेंट रेडिएशन की, अगर उसके पास सफिशिएंट इंटेंसिटी है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, मेटल की सरफेस से। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं भैया कि इन्होंने कहा कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो, बस क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। इन्होंने थ्रेश होल्ड की बात ही नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। कब निकलता है, थ्रेश होल्ड से आ जाएगी। तो इन्होंने इसमें तो थ्रेश होल्ड के बारे में बात नहीं की। ठीक है, कह रहे हैं जो एनर्जी होती है लाइट की, वेव थ्योरी कहती है वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर, वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, जब ये वेव फ्रंट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से एनर्जी को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, और ठीक है, और शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा इंटरसेप्ट एंड insufficiently small amount of this energy, and so it should require finite time to escape from the metal surface। कह रहा भैया कि जो मेटल, देखिए कह रहा जो वेव फ्रंट एनर्जी होती है वेव थ्योरी के हिसाब से, इसके हर पॉइंट पर एनर्जी क्या होती है, ठीक है, स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब ये मेटल सरफेस पे आएगी तो यहां से यहां का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को इंटरसेप्ट करेगा। एनर्जी को इंटरसेप्ट करेगा तो क्या होगा, तब जाके बाहर निकलेगा। इसमें कुछ टाइम लग गया ना, कह रहा है फाइनाइट टाइम लगता है, लेकिन हम जानते हैं ये तो क्या होता है, कोई टाइम लगना चाहिए। ये है फेलियर, रट लेना इसको। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने बताया था कि इनमें से ए बी सी डी तीन है ग्राफ, सबसे ज्यादा, पहले एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाँ फ्रीक्वेंसी एक ही। लेकिन एक मैं बोलूं अगर इसमें डी की है तो कौन क्या बोलेगा, ना अगर मैं बोलूं डी की तो मेरे को कोई गलत प्रूफ कर सकता है, ये हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ, ये हो सकता है, चलो छोड़ो, वरना आप बेकार में कंफ्यूज जाओगे, आंसर से भटक जाओगे, है ना, क्या फालतू की बात करें। सबसे, जब आपको रोकने के लिए सबसे ज्यादा
स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या थी, सबसे ज्यादा थी। काइनेटिक सबसे ज्यादा कब होगी, जब फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, यानी इस केस की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर मैं सी और बी को देखूं तो सी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके बाद होगी बी की, फिर सबसे डी की सबसे कम होगी। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के हिसाब से लाइट जब गिरती है एच न्यू की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस गिरी हुई लाइट के एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, पहला तो निकलने में, दूसरा पार्ट क्या होता है, चलने में। निकलने में क्या यूज होता है, फाई नॉट, चलने में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वो ही लिखा हुआ है, गिरने वाली एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है, पहला क्या होती है, निकलने में, दूसरा क्या होती है, चलने में। तो ये एच न्यू इधर फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू नॉट होती है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है, तो सॉल्व कर लीजिए मेरा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का इफेक्ट, अच्छा क्या लिखा है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लिखा है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहता है भैया कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी उतने ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो क्या होती है, उसके नीचे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता। दूसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद बची एनर्जी को यूज क्या करता है, चलने में। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, फोटोन क्या होता है भैया, चार्जलेस पार्टिकल होता है, मासलेस पार्टिकल होता है। हर फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। हर फोटोन के पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे भैया, फोटोन की एनर्जी बराबर में एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर वो फॉर्मूला होता है जो भी चीज लाइट की स्पीड से चलती है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, वो वेव जैसी बन जाती है। जो चीज लाइट की स्पीड से चलने लगती है तो वो पार्टिकल नहीं ले आती, वो क्या रहती है, वेव। ये भी क्या है, वेव। तो इसे भी हमने क्या ले लिया, वेव। दोनों को बराबर कर सकते हो, हर केस में बराबर नहीं होता, ठीक है। इसके दोनों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है। तो फोटोन के पास जो मोमेंटम होता है, होता है फोटोन की स्पीड क्या होती है, लाइट के बराबर। फोटोन की संख्या किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की। रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। फोटोन इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों से क्या होता है भैया, न्यूट्रल होता है, मतलब ये किसी भी फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। फोटोन के क्या होता है, चार्जलेस होता है। देखिए यहां से आपने देखा भैया कि गिरने वाली एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, निकलने में, चलने में। आप इसको और इसको यहीं पे रखिए, इसको धर लीजिए, तो आपका ये बन जाएगा। इस ई को धर लीजिए तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और साथ में ई इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो फाइनली ये हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बन गई। हम जानते हैं कि इक्वेशन y इक्वल्स टू में mx प्लस सी। अगर मैं कंपेयर करूं तो y जहां पे क्या है, v नॉट है। m के जहां पे क्या है, h अपॉन में ई। m क्या है, स्लोप है। h अपॉन में ई भी क्या होगा, स्लोप ही होगा। h अपॉन में ई क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, अबे ये कौन सा ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ है ना, एक्स वाई ग्राफ है, याद है। तो एम क्या होता था, स्लोप होता था लाइन का, क्या होता था, और सी क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट होता था, क्या होता था। तो ये ग्राफ ऐसे खिंचता था, ये वाई इंटरसेप्ट होता ਸੀ, है ना। तो यहां पर स्लोप क्या होता था, एम क्या होता था, ये वाई होता था, ये एक्स है, ये वाई है, सी की वाई इंटरसेप्ट है, और ये क्या है भैया, स्लोप। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या होगा, वी नॉट, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, अभी पीछे बनाया था हमने ग्राफ। ये देखो यहाँ पे आ गए तो ये वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, पाई नॉट अपॉन में ई, ठीक है, ये ग्राफ था। और इसका स्लोप क्या होगा, एच अपॉन में ई। किसी का भी ग्राफ खींचोगे तो ऐसे ही पैरेलल रहेंगे, क्योंकि स्लोप उनका क्या आना है, कांस्टेंट आना है, सेम आना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने काफी सारे कराए थे, देखना। डल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए लाइट जो होती है उसके दो कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल भी, वेव भी। पार्टिकल वेव कैरेक्टर दिखाने के लिए इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, ये सब लाइट के वेव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइट के
पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब लाइट के पास दोनों नेचर है, लाइट के पास तो पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर होनी चाहिए, वेव और पार्टिकल, हाँ दोनों नेचर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली में बोला ये नेचर लव सिमेट्री। अगर लाइट के पास दो नेचर है तो पार्टिकल के पास भी क्या होनी चाहिए, दो नेचर होनी चाहिए, क्योंकि नेचर को क्या पसंद है, सिमेट्री पसंद है। डी ब्रोगली पुट द हाइपोथेसिस दैट द मटेरियल पार्टिकल मोशन शुड डिस्प्ले द वेव लाइक प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस क्योंकि नेचर लव्स, नीचे लिखा हुआ है नेचर लव सिमेट्री, नेचर को क्या पसंद है भैया, सिमेट्री पसंद है। क्योंकि जब मास लाइट के स्पीड चलता है तो क्या बन जाता है, एनर्जी, यानी वेव बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका मतलब लाइट के पास क्या है, सॉरी पार्टिकल के पास क्या है, वेव करेक्टर, साथ साथ में पार्टिकल करेक्टर भी है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने इसके एक्सप्लेन किया था कि नेचर लव सिमेट्री सिंस द रेडिएशन हैज ड्वेल नेचर, देयरफॉर पार्टिकल के पास भी क्या होगा, ड्वेल नेचर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको पता है कोई चीज जब लाइट की स्पीड चलती है तो उसके पास एनर्जी क्या होती है, इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब वो वेव में कन्वर्ट होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड चलने वाली चीज क्या होती है, वेव में कन्वर्ट होती है। और वेव की एनर्जी क्या होती है, ये दोनों एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या है ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी होती है, यहाँ से आ गया। अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ की कई सारी फॉर्म होती है। पहली फॉर्म क्या है, अच्छा यहाँ पर एक बात है, मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, यानी वेव करेक्टर उतना, वेवलेंथ जितनी कम होती है ना, आपको वेव उतनी ज्यादा विजिबल होती है, मतलब वेव करेक्टर उतना ज्यादा होगा। वेवलेंथ कम कर दो तो वेव पास है ना, लेकिन अगर मोमेंटम कम कर दो, मोमेंटम कम कर दो तो वेव उतनी बड़ी आएगी, फ्लैट वेव आएगी। फ्लैट वेव में आपको ज्यादा दिखेगा नहीं कि ये वेव है ही नहीं है, यानी वेव करेक्टर क्या होगा, लूज जाएगा। समझ गए? तो वही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, इन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ की कुछ प्रॉपर्टी लिखा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी के को उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार के चार्ज पार्टिकल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल की वजह से नहीं आती। बहुत सारी फॉर्म होती है डी ब्रोगली की वेवलेंथ की। आपको पता है एक्सेलरेटेड पोटेंशियल की वजह से एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन के पास, वो किसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो। इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला जो आया ना, वो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होता है, दूसरे पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का लिया, मास भी किसका लिया, इलेक्ट्रॉन का लिया। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। वैसे एक फॉर्मूला और भी है, ये वाला, ये वाला। इसमें आप चार्ज अगर किसी और का डालोगे, मास और किसी और का डालोगे तो उस पार्टिकल की वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चार्ज इलेक्ट्रॉन का डालते हो, मास भी इलेक्ट्रॉन का डालते हो, तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल जितना ज्यादा, वेवलेंथ उतनी, कैसे, पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट तेज करेगा, भागेगा तेज तो मोमेंटम क्या होगा उसका, ज्यादा। मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम, वेव करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। टेम्परेचर, तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, 3/2 kBT। ये मैंने बोर्ड्स में केटीजी में बताया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, ठीक है। तो यहां से काटा पीटी की वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हम देखेंगे ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, चैप्टर खत्म हो गया।